इस वक्त जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। शोपियां के जैनापुरा इलाके में इनकाउंटर, एक मिलिटेंट हलाक, मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान इनकाउंटर जारी। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है शोपियां से, जहां जैनापुरा इलाके में इनकाउंटर हुआ है। इनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान इस वक्त इनकाउंटर जारी है। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां शोपियां के जैनापुरा इलाके में इनकाउंटर की खबर है। एक मिलिटेंट अभी तक हलाक हुआ है। मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान इनकाउंटर जारी है। ताज़ा तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें शोपियां के जैनापुरा की है, जहां पर इनकाउंटर इस वक्त जारी है। इस इनकाउंटर में एक मिलिटेंट के हलाक होने की अब तक खबर आ रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। इस वक्त इनकाउंटर जारी है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे इरशाद के पास, जो इस वक्त फोन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। इरशाद, बड़ी खबर आ रही है शोपियां के जैनापुरा से, जहां इनकाउंटर की खबर है, एक मिलिटेंट के मारे जाने की इत्तला है। क्या ताजा अपडेट है इस वक्त आपके पास? आजम जी, शोपियान जिला में फोर्सेज एहलकारों और मिलिटेंटों के मामले इनकाउंटर जो अभी जारी है, तो मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मौसूल मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मौसूल होने पर पुलिस वो फोर्सेज जो है चेरमलक जैनापुरा इलाके का गाँव है, वहां पे तलाशी शुरू की थी। और उस दौरान जो वहां पे मिलिटेंट छुपे थे, उन्होंने जो है फोर्सेज एहलकारों पर फायरिंग की और वहां से निकलने की कोशिश की। ताहम जो पहले से ही तैनात वहां पे फोर्सेज पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया था, तो पहले जो है दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जो अभी तक जारी था। फिलहाल जो हमारे पास खबर है, एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। बिल्कुल, शायद क्या इस तरह की कुछ जानकारी मिल पा रही है कि कितनी तादाद रही होगी मिलिटेंटों की? आजम जी, हमारे पास जो खबर है, अभी 2 से 3 मिलिटेंट इस गांव में छुपे हुए हैं। फिलहाल जो है जो कॉर्डन अभी जारी है, फिर जो फायरिंग है बीच बीच में हो रही है। वहां पे एक रिहायशी घर है, वहां पे बताया जा रहा है, और एक मिलिटेंट छुपा हुआ है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर बताई जा रही है। आजम जी, बिल्कुल, सिक्योरिटी एहलकारों को कुछ नुकसान की खबर है या आम लोगों के किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला है? जैसे कॉर्डन से पहले ही ये ऐलान किया गया है, जो भी नजदीकी रिहायशी घर, जो उस घर के आसपास जितने भी लोग हैं, उनको वहां से निकाला गया है, ताकि की जो सिविल कैजुअलिटी ना हो। तो अभी जो है यही खबर है कि जो फोर्सेज एहलकारों की तरफ से कोई जख्मी या उसमें किसी की कोई खबर नहीं है जख्मी होने की। जी आजम जी, चलिए, बिल्कुल इरशाद हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर शोपियां से ही हमारे पास आ रही है, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। NIA ने एक तालिब इल्म को गिरफ्तार किया है। फैयाज अहमद मीर नामी 10वीं जमात का है ये तालिब इल्म। शोपियां के कराल चकबत पूरा में हुई है ये गिरफ्तारी। तो बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के शोपियां से आ रही है। NIA ने एक तालिब इल्म को गिरफ्तार किया है। फैयाज अहमद मीर नामी 10वीं जमात का है ये तालिब इल्म। शोपियां के कराल चकबत पूरा में ये गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी खबर शोपियां से ही आ रही है, जहां पर एक तालिब इल्म को NIA ने गिरफ्तार किया है। 10वीं जमात का ये तालिब इल्म बताया जा रहा है। शोपियां के कराल चकबत पूरा में इसकी गिरफ्तारी हुई है। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। कोलकाता शहर में भयानक आतिशज़दगी के वाक़े में 9 अफराद हलाक हो चुके हैं। स्टैंड रोड इलाके में एक हमा मंजिला इमारत के 13वीं मंजिल शोलों की जद में आई। लगभग 20 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। बचाव कार्य और आग बुझाने के कामों के लिए 2 हाइड्रोलिक सीढ़ियां भी इस्तेमाल की गई। कल शाम 6:15 के आसपास यहां आग के शोले नमूदार हुए थे और आग की शिद्दत 9:30 बजे के बाद ही कम हो सकी। वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने रात 11 बजे जाए वक़ूफ़ पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। न्यू कोयला घाट बिल्डिंग में आग लगने की असल वजूहात की अभी तौसीक नहीं की गई है। जिस इमारत में आग लगी उसमें ग्राउंड फ्लोर पर ईस्टर्न रेलवे का टिकट बुकिंग सेंटर भी है। हादसे के बाद खित्ते में ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग खिदमात मुअत्तल रही। इस हादसे में 2 RPF जवान, कोलकाता पुलिस के एक ASI के मारे जाने की तस्दीक हुई है। रेलवे के एक अफसर और सिक्योरिटी गार्ड भी हादसे में हलाक हुए। मरने वालों के लवाकिन को प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया गया है। PMO के मुताबिक शदीद जख्मी हो जाने वालों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे कोलकाता का, जहां से नुमाइंदे सुशोन भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। भट्टाचार्य, एक बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से, जहां कल शाम आग लगी। मरने वालों की तादाद जो है 9 बताई जा रही है। अभी ताजा सूरत हाल क्या है?
अभी फिलहाल उधर आग लगी है, अभी कंट्रोल में हुआ है और जो फायर ब्रिगेड का नॉट हो इंजन उधर गया था इवन कंट्रोल हुआ। 2 घंटा कंट्रोल होने में टाइम लगा हुआ है। अभी उधर का जो हालचाल है, उधर 30 से 40 जो घर रहे वो पूरा आग से जल गया। उधर पर जो रहने वाले हैं उधर का जो सामान था पूरा पूरी जल गया। अभी उधर फायर ब्रिगेड मौजूद है, क्योंकि कभी कभी उधर धुआं दिख रहा है तो कंट्रोल लाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो किसी का कोई हादसा नहीं हुआ, किसी को भी घायल नहीं हुआ। लेकिन उधर का जो रहने वाले हैं, जो रेसिडेंट्स है, वो बोल रहा है बहुत उसका नुकसान हुआ, क्योंकि कुछ खाने का या पहनने का उधर कोई मौजूद नहीं है। इसीलिए उधर अभी फायर ब्रिगेड तो मौजूद है, लेकिन जो उधर का रेसिडेंस है उसका बहुत खराब सिचुएशन है। आजम बिल्कुल बड़े, क्या एकदम पूरी तरह से आग बुझ चुकी है, कंप्लीट हो गया, जो रेस्क्यू ऑपरेशन था खत्म कर दिया गया है? अभी पूरी तरह से आग बुझ चुकी है। सुबह थोड़ी स्मोक देखा रहा था, लेकिन अभी पूरी तरह से आग बुझ चुकी है। एक फायर ब्रिगेड का इंजन उधर मौजूद है, लेकिन जो रेसिडेंस वाले है उसका हालत काफी खराब हुआ है, क्योंकि उसका अभी कोई पहनने का या खाने का कोई जगह भी नहीं है, मौजूद भी नहीं है। पूरा 30 से 40 जो घर है वो पूरा जल गया। यही बोल रहे हैं, वो आप क्या करेगा। बिल्कुल बटाचार्य, एक सवाल ये भी है कि ममता बनर्जी वहां पर पहुंची थी, उन्होंने पूरी चीजें देखी हैं, इतने लोग बेघर हो गए हैं, तो क्या उनकी तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया है? अभी तक तो कुछ नहीं बोला गया, लेकिन कोलकाता कॉर्पोरेशन से जो टीम है वो एक बार देख लिया। आग कैसे लगी ये तो कोलकाता पुलिस फॉरेंसिक टीम आएगा, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन जो रेसिडेंस वाले है उसका क्या इंतजाम होगा अभी वो देखने का सवाल है। और जो कोलकाता कॉर्पोरेशन का टीम है वो भी देख लिया कितना आदमी है, कितने का क्या नुकसान हुआ, वो भी कोलकाता कॉर्पोरेशन से देख लिया। चलिए सोचन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कर्नाटक की असेंबली में रियासती वजीर ईश्वरप्पा के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कांग्रेस का एहतजाज लगातार जारी है। रात भर कांग्रेस के अरकान ने असेंबली के ऐवान में क़याम करते हुए अपना एहतजाज दर्ज किया। कांग्रेस का कहना है कि तिरंगा परचम की तौहीन करने वाले ईश्वरप्पा के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। हुकूमत फौरी तौर पर ईश्वरप्पा को काबीना से बर्खास्त करे। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का, जहां सामान्य नुमाइंदे रऊफ अहमद इस वक्त जुड़ रहे हैं। रऊफ, कर्नाटक के असेंबली में हंगामा लगातार जारी है, यहां तक कि कांग्रेस के जो अरकान असेंबली है वो लगातार ऐवान में ही बैठे रहे और हंगामा किया या एहतजाज दर्ज कराया अपना। जी देखिए, रियासत कर्नाटक की अपोजिशन जमात कांग्रेस ने इस वक्त रियासती वजीर ईश्वरप्पा के खिलाफ मोर्चा खोला है और पुरजोर तरीके से एहतजाज का सिलसिला जारी है। कल यानी दूसरी रात भी जो है कांग्रेस के अरकान ऐवान में ही बैठे रहे। ऐवान में ही बैठकर उन्होंने अपना एहतजाज दर्ज किया। दिन भर भी एहतजाज का सिलसिला कल जारी रहा। तो इस लिहाज से कांग्रेस का ये मुतालिबा है कि फौरी तौर पर ईश्वरप्पा को इस्तीफा देना चाहिए या हुकूमत को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कौमी परचम की तौहीन की है, तिरंगा की तौहीन की है। तो इस मुतालिबे को लेकर कांग्रेस अपने एहतजाज पर अटल है। तो दूसरी तरफ हुकूमत झुकती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हुकूमत वजीर आला ने ईश्वरप्पा के दिफा करते हुए ये बात कही कि ईश्वरप्पा ने कोई गैर कानूनी बात नहीं कही है। तो इस लिहाज से ये हंगामा बरकरार है। देखना ये होगा कि इसका क्या नतीजा बरामद होगा। असेंबली में क्या माना जाए, असेंबली में आज भी हंगामा आराई होती रहेगी? कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि जब तक ईश्वरप्पा इस्तीफा नहीं देंगे या फिर उनका इस्तीफा नहीं लिया जाता तब तक जो है वो एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। कांग्रेस का कहना यह है कि जैसा कि ईश्वरप्पा ने भगवा झंडे की हिमायत में बयान दिया था और इस बयान के खिलाफ ईश्वरप्पा के खिलाफ जो है FIR भी दर्ज हुए हैं। तो लिहाजा कांग्रेस अब ये मुतालिबा कर रही है कि फौरी तौर पर जो है ईश्वरप्पा को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल रऊफ, एक खबर ये भी आ रही है बुर्के को लेकर, जो लड़कियां एहतजाज कर रही थी उसमें से कई लड़कियों को बर्खास्त कर दिया गया कॉलेज से। इस ताल्लुक से कुछ जानकारी है आपके पास? जी देखिए, बेलगाम जिले के शिराड़ कोप्पा की एक कॉलेज में ये वाक़या पेश आया है, जहां 58 तालिबात जिन्होंने कल एहतजाज किया था उन्हें जो है कल शाम में
बरतरफ किया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है क्लासेस से, कॉलेज से। तो ये मामला जो है शिराड़ कुप्पा की न्यू पब्लिक स्कूल में पेश आया है। यहाँ पर पिछले 3-4 दिनों से जो है हिजाब पर तनाज़ा था। लड़कियों ने हिजाब का मुतालिबा करते हुए कॉलेज के कैंपस में एहतजाज किया। इसके बाद जो है कॉलेज की इंतजामिया ने कार्रवाई की है और फौरी तौर पर 58 लड़कियों को यहाँ मुअत्तल किया है। चलिए रोब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच लड़ाई दिन ब दिन तेज होती जा रही है। मरकजी वजीर नारायण राणे भी रियासती हुकूमत पर लगातार हमले कर रहे हैं। नारायण राणे के ट्वीट ने खलबली पैदा करने की कोशिश की है। इन्होंने लिखा है कि सुशांत सिंह और दिशा सालियान का कत्ल हुआ। मातोश्री के चारों लोगों के लिए ईडी का नोटिस तैयार है। याद रहे कि मातोश्री सीएम उद्धव ठाकरे की रिहायशगाह और दफ्तर भी है। खौफ दहशत पैदा करते हुए राणे ने लिखा कि सुशांत और सालियान ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि इनका कत्ल किया गया था और उसकी दोबारा जांच होगी। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां से हमारे नुमाइंदे वसीम इस वक्त जुड़े हैं। वसीम, महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। राणे भी कूद पड़े हैं पूरी तरह से मैदान में। जी जरूर, जिस तरह से देखा गया है पिछले कुछ दिनों में जो महाराष्ट्र की राजनीति है, बीजेपी और शिवसेना दोनों एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी नेताओं ने शिवसेना के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है, लगातार भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो सामने लाने की कोशिश की जा रही है। देखा गया है कि जिस तरह से किरीट सोमैया जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने यहाँ तक उद्धव ठाकरे के फैमिली पे ये आरोप लगाया कि उनके 19 बंगले हैं और उस बंगले को कहीं ना कहीं टैक्स उनकी पत्नी भरती है। इसके बाद जो सिलसिला लगातार शुरू हुआ, उसके बाद नारायण राणे ने भी इस मामले में ट्वीट करना शुरू कर दिया। और जिस तरह से इन आरोपों का जवाब शिवसेना के नेता संजय राउत ने दी थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, और बड़े बड़े खुलासे किए थे और ये बताने की कोशिश की कि महाराष्ट्र में सरकार उनकी है और कई राज जो है इनके पास भी पड़े हुए। तो उन्होंने उस दौरान पलटवार नारायण राणे पे भी किया था। नारायण राणे ने इस बात को लेकर जवाब भी दिया था। लेकिन जिस तरह से शुक्रवार के यानी कि फ्राइडे के दिन बीएमसी के कई अधिकारी पहुंचते हैं उनके बंगले पर, ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनके बंगले में कहीं ना कहीं अवैध निर्माण हुआ है, इससे गुस्से में कहीं नहीं राणे नजर आ रहे हैं। जिस तरह से 5:26 में उन्होंने अपनी ट्वीट किया, उससे पहले 5 बजे जो बीएमसी के अधिकारी है उस बंगले में पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पे जो संकेत दिए, इस संकेत ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक खलबली जरूर मचा दी है। क्योंकि सुशांत सिंह मामले को लेकर महाराष्ट्र में काफी राजनीति देखने को मिली थी। अब ऐसे में ये बताना कि उनकी हत्या ने आत्महत्या हुई है, जो उनकी पूर्व मैनेजर थी दिशा सालियान, उस पर भी उन्होंने विनायक राउत को टारगेट करते हुए किया कि जो सामूहिक बलात्कार हुए थे और यह हत्या नहीं आत्महत्या हुई, इसकी जांच फिर से शुरू हो रही है। विनायक राउत को खास करके टारगेट करने की वजह क्या थी? क्या विनायक राउत किसी तरीके से इस बारे में जानते हैं, जो खास करके उन्होंने बातें कही। साथ ही जिस तरह से ईडी के 4 लोगों की नोटिस तैयार है, जल्द महाराष्ट्र में आने वाली है वर्षा बंगलों से। तो ये 4 कौन है? क्या किसी तरीके से उनके खास लोगों में से या फिर उनके परिवार के लोग हैं? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और करीब 11 बजे जब नारायण राणे इस मामले में अपनी बातें रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हो सकता है कि नोटिस किन किन लोगों को दी जा रही है और क्या वजह है। खास करके सुशांत वाले मामले में जिस पे पूरे देश भर की निगाहें लगी थी कि हत्या या आत्महत्या, जिसका अब तक पूरी तरीके से खुलासा नहीं हो पाया, इसे लेकर जो सवाल केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने उठाया, ये अपने में बहुत बड़ा सवाल। इसका जवाब यहाँ की जो सत्ता में बैठी शिवसेना किस तरह देगी वो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल नारायण राणे इस चलिए बिल्कुल 11 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है वसीम, तो देखेंगे कि किस तरह की बातें निकल के सामने आती हैं और ये राणे क्या खुलासा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर। अमित शाह और बीजेपी सदस्य जेपी नड्डा आज कांग्रेस के गढ़ में रैलियां करेंगे। अमित शाह रायबरेली में 2 अवामी जलसे करेंगे, वहीं जेपी नड्डा अमेठी में 3 रैलियों से खिताब करेंगे। योगी आदित्यनाथ की पीलीभीत, सीतापुर और लखनऊ में रैलियां होंगी। वहीं अखिलेश यादव पीलीभीत, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर में मुहिम चलाएंगे। प्रियंका गांधी रायबरेली में घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे तारिक कमर के पास, जो इस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। तारिक, 2 मरहले मुकम्मल हुए, तीसरे की तैयारी जारी है, तशहीरी मुहिम खत्म हो गई है, घर घर जाकर अब लोग वोट मांग रहे हैं। किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस वक्त आप? हाँ देखिए, माहौल जहाँ तक बात है आदम, तो इससे
ज्यादा। और उस पर क्या माहौल हो सकता है कि जितने भी सियासी लीडर हैं वो हरकत में हैं, और हरकत में इस हवाले से हैं कि कोई गुंजाइश किसी भी सियासी जमात की जानिब से नहीं छोड़ी जा रही है। जैसा कि आपने भी बताया, बीजेपी ने तमाम अहम चेहरों को, तमाम सियासी लीडरों को उत्तर प्रदेश में उतार दिया है और मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ हवालों से तशहीरी मुहिम शुरू कर दी है। साथ ही समाजवादी पार्टी का जहाँ ताल्लुक है, तो आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो सदर हैं अखिलेश यादव, वो कोई दिन कोई मरहला ऐसा नहीं है जिसमें वो शब रोज काम न कर रहे हों और लोगों को जाकर अपने से जोड़ने की कोशिश न कर रहे हों। तो गुज़िश्ता पहले मरहले में हमने देखा कि बीएसपी बहुत खामोश थी, लेकिन हमने दूसरे और ये जो आने वाला मरहला है इसके लिए देखा कि सतीश चंद्र मिश्रा और खुद मायावती जो है वो सरगर्म अमल हैं और वो खुद अपने वोटरों को रुझाने के लिए, अपने पैगामात को यकीनी बनाने के लिए उन तक पहुंच रही हैं। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी भी अब पूरे मोड में हैं और आपके जो लीडर हैं, चाहे वो संजय सिंह हो या दूसरे लीडर हो, वो सब अपने अपनी कारगुजारियों में लगे हुए हैं। देखिए, आज की भी जहाँ तक दौरों का ताल्लुक है, तो बीजेपी के सदर जेपी नड्डा जाहिर है कि अमेठी में रहेंगे और कांग्रेस के गढ़ में हैं, दोनों बड़े लीडर कांग्रेस के गढ़ में। जी, दोनों बड़े लीडर कांग्रेस के गढ़ में है। साथ ही यह है कि योगी आदित्यनाथ और खुद अखिलेश, तो दोनों जो है वो पीलीभीत जिले में रहेंगे। योगी आदित्यनाथ पूरनपुर और बीसरपुर को कवर करेंगे, जबकि अखिलेश यादव जो है वो लखीमपुर खीरी से पीलीभीत जाते हुए फिर। चलिए, बिल्कुल तारिक, नजर बनाए रखिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तारिक। तमिलनाडु में पूरे 10 साल बाद अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन के तहत वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हुई और शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। एक ही मरहले में आज पूरे तमिलनाडु में शहरी इलाकों के मुकामी दायरा-ए-जात के चुनाव हो रहे हैं। 648 अर्बन लोकल बॉडीज में वार्ड मेंबरों के 12,607 नशिस्तों के लिए 57,778 उम्मीदवार मैदान में। सिक्योरिटी के लिए लगभग 1 लाख पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ट्रांस अटलांटिक रहनुमाओं के साथ यूक्रेन पर रूसी हमले के इम्कान के बारे में बात की। बाइडेन ने रूसी फौज के मुसलसल तैयारी पर गहरी तशवीश का इजहार किया और यूक्रेन के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए भरपूर हिमायत की बात कही। व्हाइट हाउस में जो बाइडेन ने कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने का इरादा कर लिया है। वाशिंगटन को रूसी अफवाज के इनखला के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे और हमले का खतरा बरकरार है। जो बाइडेन ने कहा कि रूसी फौजियों को वापस बुलाने के बजाय सरहद पर भेज रहा है। वहीं मशरक़ी यूक्रेन के लुहांस्क में गैस पाइपलाइन के करीब जोरदार धमाके की खबर है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त जुड़े। शैलेंद्र, रूस और यूक्रेन के बीच जो तनाज़ा है वो खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। रूस जो है वो हमले की तैयारी कर रहा है। देखिए, इस तरह के बयान लगातार अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं कि रूस तैयारी कर रहा है, और जो ताजा बयान प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से आया उसमें ये कहा गया है कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला हो सकता है। और इसी बीच जो रशिया बैक्ड जो रेबल्स हैं वो जिस तरह से वहां पर कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो वायलेशंस हो रहे हैं सीजफायर के, उसको लेकर भी चिंता जताई जा रही है। हालांकि रशिया बार बार ये कह रहा है कि उसका कोई इरादा नहीं है अटैक करने का। लेकिन इसी बीच अमेरिका की तरफ से जो बड़ा बयान सामने आ रहा है प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर रशिया की तरफ से कोई हरकत होती है तो उस पर इतने सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे वेस्टर्न कंट्री की तरफ से कि वो एकदम आइसोलेट हो जाएगा। तो ऐसे में अभी तक जो कोशिशें चल रही थी टॉक्स को लेकर और जो पीस प्रोसेस जो चल रहा था तो तमाम कंट्रीज के बीच में, वो अब तक कामयाब होता नजर नहीं आ रहा है। और इसी बीच खबर ये भी है कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो यूरोप का रुख कर चुके हैं, जहां पर वो नेताओं से मुलाकात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो टेंशन हैं वो कम नहीं हुई है यूक्रेन में। इसी बीच भारत भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और कल भी यूएनएससी की बैठक में परसों देर शाम जो बैठक हुई थी उसमें भी भारत ने अपना रुख साफ कर दिया था कि भारत सपोर्ट करता है पीस प्रोसेस को और भारत चाहता है कि डिप्लोमेसी, क्वाइट डिप्लोमेसी के जरिए तमाम मामलों को हल किया हो सके। बिल्कुल, जो बाइडेन ने यह भी कहा कि रूसी अफवाज को बैक होना चाहिए, लेकिन आसार ऐसे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि सरहद पर उनकी फौज लगातार बढ़ रही है। देखिए, ये अमेरिका की तरफ का जो असेसमेंट है अमेरिका की तरफ से, वो लगातार इस बात पर इंसिस्ट कर रहे हैं कि रशिया वहां पर फोर्सेस डिप्लॉय कर रहा है और करीब 1.5 लाख फोर्सेस उनकी वहां पर इस वक्त मौजूद है, 1.5 लाख से ज्यादा। और वहीं जहां तक रशिया की बात है, रशिया कहता आ रहा है कि यूक्रेन बॉर्डर से भी और यहाँ तक कि बेलारूस से भी उसने अपनी फोर्सेस को वापस बैलेंस की तरफ भेजा है। लेकिन नेटो इसके बिल्कुल उलट ये कह रहा है
कि रशिया ने भले ही वहां से कुछ फोर्सेस को मूव किया हो, लेकिन उनके जो असला है उसको रशियन ने वहां से मूव नहीं किया है। तो फिलहाल जो कोशिशें लगातार जारी हैं कि बातचीत के जरिए मसला हल हो, लेकिन ऐसे में अमेरिका की जो धमकी है उस पर अब रशिया का क्या रिस्पॉन्स रहता है, वो देखने वाली बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर इंदौर में गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। पीएम मोदी 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के इंदौर से जुड़ेंगे। इंदौर में बनाए गए इस प्लांट पर रोजाना 550 टन गीले नामियाती फाजिल मादों और कचरा वगैरह को करामद बनाने की सलाहियत है। इस प्लांट के जरिए यौमिया तकरीबन 17,000 किलोग्राम सीएनजी और 100 टन नामियाती खाद तैयार की जा सकेगी। याद रहे कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के दूसरे मरहले का आगाज हाल ही में किया था। शहरों से कूड़ा करकट और कचरा वगैरह हटा देने के मजमूई नजरिए के साथ ये मिशन जारी है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगी। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।